हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रासाई का 16 भाग। अब तक आपने सुना किरण विजय रणवीर से बात करने की कोशिश कर रहा है। भरोसा अपने पर ही होता है और तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो, रणविजय ने धीरे से कहा। पर आवाज इतनी भी धीमी नहीं थी जिसको रणवीर ना सुन सके और इतनी भी तेज नहीं थी जिसे कि और सुन सके। रणविजय की बात सुनकर रणवीर ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। वह रणविजय की बात बिल्कुल नहीं समझ पाया था और उससे पूछना चाहता था, अपना डाउट क्लियर करना चाहता था। आप कहना क्या चाहते हैं सर? रणवीर ने पूछा। जवाब में रणविजय ने कुछ न कहते हुए सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट उछाल दी। रणविजय की इस मुस्कुराहट ने रणबीर को और उलझा दिया था। यह आदमी है क्या चीज? इस तरह से मेरे साथ अपनापन दिखाकर यह जताना क्या चाहता है? कहीं यह मुझे अपने किसी जाल में फंसाना तो नहीं चाह रहा है? रणवीर का दिमाग बार बार दूसरे ही एंगल में भाग रहा था। रणवीर ने रणविजय के चेहरे में कुछ तो खोजना चाहा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला। बस एक शांत और निश्चल मुस्कुराहट फैली हुई थी, जो कि उसके दिल की खुशी को जता रही थी। इसमें कहीं भी कोई छल नहीं दिख रहा था। रणवीर फिर उलझ गया। मानना पड़ेगा रणविजय सिंह राणावत के दिमाग को। इतनी आसानी से तो मैं इसके दिल और दिमाग को नहीं चोट पहुंचा सकता। इस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वह तो उसके चेहरे से बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रहा है। अपने मन के अंदर इतना क्लेश और जहर दबाकर कोई खुद को इतना खुश और संतुष्ट कैसे दिखा सकता है? खैर, दुश्मन जितना मजबूत हो, खेलने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। अब इस गेम में काफी मजा आने वाला है। तुम्हारे पास होने के लिए बहुत कुछ है रणविजय सिंह राणावत, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा जो कुछ भी था तुमने पहले ही छीन लिया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे तुम छीन सकते हो। इसलिए मुझे अपने गेम में फंसाकर भी तुम कुछ नहीं पा सकोगे। लेकिन अगर मैंने तुम्हें चोट भी तो शायद तुम निकल नहीं पाओगे। रणवीर का गुस्सा बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच रहा था। ऐसा लग रहा था कि रणविजय की मुस्कुराहट उसे ट्रिगर कर रही है, जबकि रणविजय उसकी कामयाबी पर दिल खोलकर खुश हो रहा था। मीठी गौर से रणबीर के चेहरे के बनते बिगड़ते हुए भाव को देख रही थी। भगवान जाने मेरी स्ट्रांग फीलिंग ये क्यों कह रही है कि यह लड़का निश्चित कुछ न कुछ उल्टा सीधा करेगा। कहीं यह रणविजय सर के सामने कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे कि हमारा बनता हुआ काम बिगड़ जाए। हे भगवान, इस लड़के को कुछ सद्बुद्धि दे। कम से कम उतने देर तो यह अपने गुस्से पर काबू रखें जितने टाइम हम यहां पर खड़े हैं। बाकी मैं इसका गुस्सा झेल लूंगी। मीठी अपने मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसका दिल हो रहा था कि इस समय वो रणबीर का हाथ पकड़े और यहां से चुपचाप निकल ले, लेकिन इतनी सारी फॉर्मेलिटीज बची थी कि इस समय यह भी संभव ही नहीं था। रणविजय की मिस्टीरियस शख्सियत रणवीर को इतना उलझा रही थी कि उसे अब अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। वह जितना इस पहेली को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करना चाहता था, रणविजय उसे उतना ही उलझाते जा रहा था। वह गुस्से में अभी रणविजय से कुछ कहता या फिर अपना नुकसान खुद करके वहां से निकल जाता कि उसके पहले और भी कारोबारी यहां पर आ चुके थे। मन मारकर रणवीर को शांत रह जाना पड़ा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर रणवीर, मानना पड़ेगा आपको। कम उम्र में ही आपने बिजनेस जगत में अपना पैर आते आते ही जमा लिया है। एक कारोबारी ने रणवीर को रणविजय के सामने ही कांग्रेचुलेट करते हुए कहा। पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। छोटा सा जवाब देकर रणविजय ने उसे कुछ भी आगे कहने से रोक दिया। बात तो सही है सर, आपकी और हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। कारोबारी ने भी रणविजय के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। जवाब में रणविजय खुले दिल से मुस्कुरा दिया। वहीं रणवीर उस कारोबारी की बात सुनकर झटके से होश में आया था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी निश्चित तारीफ के काबिल है। कांग्रेचुलेशन। रणवीर को अब बधाई देने वालों का तांता लग गया था। कम उम्र होने का मतलब यह नहीं होता कि सफलता आपको नहीं मिलेगी। कामयाबी और सफलता आपकी उम्र को नहीं बल्कि आपकी काबिलियत को देखकर मिलती है। इसलिए प्लीज कम उम्र होने का ताना मत दीजिए। रणवीर ने पूरे एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। रणबीर की बात सुनकर रणबीर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वाह बेटा, इतना एटीट्यूड। कोई बात नहीं, चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, क्योंकि यह एटीट्यूड तो हमारा खानदानी है।
रणविजय ने मुस्कुराते हुए मन में सोचा। सॉरी टू से मिस्टर रणवीर, पर मेरे नजरिए में शायद आप यहां पर गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ती उम्र आपके तजुर्बे को भी बयान करती है। एक कारोबारी जो कि रणवीर को इतना इंपॉर्टेंट मिलते हुए देखकर जल गया था, उसने कहा, इस बात को आप मेरे नजरिए से भी देख सकते हैं। आपकी बढ़ती उम्र आपके तजुर्बे को नहीं दिखाती, बल्कि ढलती हुई वर्किंग कैपेसिटी को भी दिखाती है। रणवीर कहां पीछे रहने वाला था। आप कुछ क्यों नहीं कहते मिस्टर रणविजय? वैसे आप भी तो इस टाइम यंगस्टर को ही लीड करते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि तजुर्बे की कोई अहमियत नहीं? उस कारोबारी में जानबूझकर रणविजय को इस कन्वर्सेशन में घसीटा ताकि वह कुछ ऐसा बोले जिससे कि रणवीर की साख उसके नजरों में गिरे या फिर रणवीर को कुछ नुकसान हो। आपने ठीक कहा कि मिस्टर रणविजय सिंह राणावत इस टाइम यंगस्टर को ही लीड करते हैं, पर मेरा मानना यह है कि यंगस्टर हमेशा यंगस्टर होता है। सूरज जितनी तेजी से ऊपर चढ़ता है उतनी तेजी से नीचे भी आता है। रणवीर को भी मौका मिला था, इसलिए उसने रणविजय पर सीधे चोट की। कारोबारी ने रणविजय को गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी और गुस्सा रणवीर को आ गया था। कारोबारी और रणवीर की बात सुनकर रणविजय हंस पड़ा। यह बिजनेस और कारपोरेट जगत भले ही रणवीर के लिए नया था, लेकिन रणविजय के लिए नहीं। वह यहां की नस पकड़कर बैठे हुए था। रणविजय इतनी तेजी से हंसा और इतनी देर तक हंसता रह गया कि सब लोगों के दिल में एक डर सा बैठ गया कि जाने आगे क्या होने वाला है। लेकिन रणविजय ने सबकी तमन्ना पर पानी फेरते हुए रणवीर के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। दैट्स लाइक माई सन, बिल्कुल सही बात कही है। सूरज जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी ही तेजी से उतरता भी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अकाट्य सत्य है। पर एक सच यह भी है, अगर आज शाम को सूरज ढल गया है तो कल सुबह फिर से सूरज निकलेगा, एक नई उमंग, नई उत्साह और नई आशा को लेकर। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे नजर में हमारा जमाना चला गया हो, पर मुझे तो लगता है कि हम तुम्हारे नजर से यह जमाना देख रहे हैं। बात बस नजरिए की है, और बस यही नजरिया का फर्क, देखने का एंगल इंसान को औरों से अलग बनाता है। रणविजय ने भारी शब्दों में कहते हुए रणबीर की आंखों में झांका। आपने कहा कि आपकी उम्र आपका तजुर्बा बताती है, लेकिन आपकी तजुर्बे के अनुसार आपसे इस तरह के बेवकूफी वाले बात की उम्मीद नहीं थी सत्यम जी। ये तो अभी बच्चा है, जिसने अभी इस दुनिया में कदम ही रखा है और कदम रखने के साथ ही उसको जमाने की कोशिश कर रहा है। पर आप, रणवीर को समझाने के बाद रणविजय ने उस कारोबारी से कहा। उस कारोबारी की आंखें खुद ब खुद झुक गई थी। रणविजय की बात सुनकर रणवीर ने फिर तेजी से कुछ कहना चाहा, लेकिन रणविजय ने रणबीर के कंधे पर रखा हुआ अपना हाथ कुछ जोर से दबा दिया और उसे बिना कुछ बोलने का मौका दिए हुए ही कहना जारी रखा। मुझे लगता है कि इस विषय पर अच्छी खासी बहस हो सकती है। उम्र और तजुर्बा, काबिलियत और कामयाबी, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसको मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं, शायद तुम्हारी समझ में आ जाए। तुम्हारी उम्र में जब मैं था, तभी मैं भी यही सोचता था। इंसान को तजुर्बे की कोई जरूरत नहीं। बेवजह का डैड बोलते हैं कि हमने दुनिया देखी है। अरे, क्या दुनिया देखी है? दुनिया का तो हम अपनी बाइक से चक्कर लगाते हैं। इस तजुर्बे में कुछ नहीं रखा। इंसान के अंदर बस बुलंद हौसले चाहिए। यह बुलंद हौसले दुनिया को मुट्ठी में कर देंगे। पर आज उम्र के करीब 42 वसंत देख लेने के बाद मुझे यह समझ में आता है कि एक्सपीरियंस क्या चीज होती है, एक्सपीरियंस कितना जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर ये एक्सपीरियंस होता तो तुम खुद मिस्टर सत्यम को सीधा जवाब दे देते ना, कि उनकी बातों में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करते। रणविजय ने कुछ जताते हुए रणवीर से कहा। रणविजय की बात सुनकर रणवीर बिल्कुल होश में आ गया था। वह समझ गया कि उससे कहां गलती हुई है। मिस्टर सत्यम ने उसको उस्काया था और वह सीधा रणविजय से लड़ने चला था, जबकि यहां पर वह रणविजय के सामने उसी के रहमो करम पर खड़ा था। इस प्रोजेक्ट का मालिक रणविजय था और फिलहाल में रणबीर को इस प्रोजेक्ट की जरूरत थी। यह तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि इस उम्र की ही गलती है, और इस उम्र में सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में लगती है। इसका कारण भी होता है, ना दिल में जोश जज्बात इतना उछाल मारते हैं कि इंसान उनको काबू में नहीं कर पाता है। रणबीर को पछतावे में गिरते हुए देखकर रणविजय ने उसे संभालना चाहा। मैंने कहा ना
कि बात सिर्फ नजरिए की है। गंदे चश्मे से दुनिया देखोगे तो दुनिया गंदी ही दिखेगी। इसमें गलती दुनिया की नहीं बल्कि चश्मे की है। कभी कभी चश्मे का नंबर भी गलत होता है तो सब कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ता है। कभी कभी यह धुंधलापन इतना अधिक बढ़ जाता है कि हम पीतल को सोना और सोना को पीतल समझने लगते हैं। लेकिन क्या हमारे समझने से सोना पीतल में बदल जाएगा या फिर हम पीतल को सोना साबित कर लेंगे? रणविजय ने रणबीर से पूछा। सोना सोना ही रहता है सर। रणवीर जवाब देना चाहा। एग्जैक्टली, सोना हमेशा सोना ही होता है, लेकिन सोने की प्रामाणिकता तभी साबित होती है जब उसे जलती हुई आग में तपाया जाता है। उसी तरह से इंसान सही है या गलत, यह तभी साबित हो पाता है जब उस इंसान के आगे प्रतिकूल परिस्थितियां या फिर मुसीबत आती हैं। जो आदमी सफलता के दिन में भी अपने आप को काबू में रखता है, असफलता के दिन में भी निराश नहीं होता, वही सच्चे मायने में सफल है। वरना इस तरह के लोग तो तुम्हें हर कदम पर मिलेंगे। मैं आगे से ध्यान रखूंगा सर, रणबीर ने कहा। उसका सर झुक रहा था, लेकिन वह कारोबारी तो बुरी तरह से कांप रहा था, जो कि टारगेट हो रहा था। बिल्कुल रखना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है और सफल होना है तो इन सब छोटी छोटी चीजों पर अपना टेम्पर ऑफ करना छोड़ना ही होगा। मेरे ऊपर भी कम उम्र में ही कुछ ज्यादा ही जिम्मेवारी पड़ गई थी, या फिर ऐसा कहो कि मैंने खुद बढ़ा ली थी। उसके कारण दूसरे थे। मेरे आसपास दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरे साथ तो मेरी वाइफ थी, मेरी स्कॉलर बीबी, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे काफी कुछ समझाया और मुझे समझा। वरना मैं भी तुम्हारे ही जैसा रहता। इसलिए इतना ज्यादा इस मैटर पर मत सोचो। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस आता जाएगा, तब तुम्हारे लिए सब चीज मैटर नहीं करेंगी। लेकिन हां, तब तक के लिए खुद पर काबू रखना सीखो। जिस दिन एक बार तुमने खुद को काबू कर लिया, तब यह दुनिया तुम्हारे काबू में आ जाएगी। तब तुम्हें उनको पलटकर जवाब देना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सफलता ही दूसरों के लिए करारा जवाब होगी। तब तक के लिए बस मेरे नजरिए को समझने की तुम्हें जरूरत है। कोई भी सफल इंसान दुनिया में कोई अलग काम करके सफल नहीं होता, बल्कि वह हर एक काम को अलग ढंग से करता है और उसका यह अलग ढंग ही उसे औरों से अलग बनाता है। आई होप कि तुम मेरी बात समझ चुके होगे। तुम्हारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है तुम्हें खुद को साबित करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि तुम इसे उठाने से निराश नहीं होंगे और मुझे भी इसमें निराश नहीं करोगे। जितनी बड़ी बड़ी बातें तुमने कही हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा काम करके दिखाओगे, ताकि बोलने वालों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएं और मुझे मेरी पसंद पर, मेरे चुनाव पर तुम पर गर्व हो। रणविजय ने कारोबारी डिटेल में रणवीर को दुनियादारी का ज्ञान काफी कुछ समझा दिया था। रणबीर रणविजय की बातों से प्रभावित होता जा रहा था। जरूरी नहीं कि हम हर बात का जवाब देते हुए ही चले। जिन्हें हर बात का जवाब चाहिए, उनके लिए हम खुद इतना आगे बढ़ जाए कि उनके लिए पीछे एक सवाल छूट जाए। ढूंढते रहे उसका जवाब। रणविजय ने कुछ मुस्कुराते हुए अब माहौल में आए हुए भारीपन को कम किया। रणबीर ने समझते हुए हां में सर हिला दिया। रणविजय की बातें उसे आने वाले कल का आईना दिखा रही थीं। आने वाले कल के लिए उसे तैयार कर रही थी, हिम्मत दे रही थी, हौसला दे रही थी। साथ में यह भी बता रही थी कि आने वाला कल उसके लिए मुश्किल हो सकता है, पर उसे डरने की जरूरत नहीं है। पूरे कन्वर्सेशन के दौरान रणविजय ने रणवीर के कंधे पर से अपना हाथ नहीं हटाया था। जाने क्यों? रणविजय का वो हाथ जो उसके कंधे पर था, उसे हर पल रणविजय के अपने साथ होने का एहसास दिला रहा था। पर वह तो यही नहीं चाहता था कि रणविजय उसके साथ हो। फिर भी क्यों? रणविजय का इस तरह से उसके कंधे पर हाथ रखना उसे अच्छा लग रहा था। वह उसे चाहकर भी हटाना नहीं चाह रहा था। लेकिन तभी रणविजय की जेब का फोन बजा। रणविजय अपने आसपास देखते हुए मुस्कुरा दिया। एक्सक्यूज मी कहकर रणविजय कुछ आगे बढ़ गया, पर रणवीर रणविजय के जादू से निकल नहीं पाया था। वह अभी तक रणविजय की बातों का मतलब ही सोच रहा था। रणविजय की बात के अनुसार दूसरों के लिए सवाल छोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। अभी तो फिलहाल रणविजय खुद उसके लिए एक सवाल छोड़कर आगे बढ़ गया। रणविजय को आगे बढ़ते हुए देखकर रणवीर तेजी से उसके पीछे हो लिया, लेकिन ऑफिसली फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मीठी ने उसे रोक लिया था। रणवीर की पूरी नजर रणविजय के ऊपर थी।
इधर रणविजय फोन कान से लगाए हुए हॉल से बाहर निकल आया था, क्योंकि उधर फोन पर ईशानी थी। रणविजय, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूं। तुमने कहा था कि तुम 1 घंटे में आओगे और पूरे 4 घंटे हो गए। रणविजय के फोन उठाते ही ईशानी ने शिकवा करते हुए कहा। फोन को कान और कंधों के बीच दबाए हुए ईशानी कपड़े फैलाकर बैठी थी। शायद वह कहीं मार्केट वगैरह जाने के लिए कपड़े निकाल रही थी। जबकि ईशानी की बात सुनकर रणविजय ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग से सच में निकल गया था कि आज उसने ईशानी को कोई वादा भी किया है। मारे गए बेटा, आज तो काम के चक्कर में कुछ याद नहीं रहता। अब तो स्कॉलर दाना पानी लेकर चढ़ जाएगी। रणविजय अपने होठों में बड़बड़ाया। तुम्हें याद है ना, आज हमें शॉपिंग के लिए चलना है। रणविजय की तरफ से कोई जवाब ना पाकर ईशानी ने रणविजय को याद दिलाते हुए कहा। सॉरी यार, रणविजय ने अपना सर मसलते हुए कहा। सॉरी रणविजय। रणविजय की बात सुनकर ईशानी उधर से लगभग चिल्ला ही पड़ी। अरे यार स्कॉलर, मैं सच कह रहा हूं कि मेरे दिमाग से निकल गया था। पर तुम जल्दी से तैयार होकर मॉल में पहुंचो, मैं भी यहां से निकलकर पहुंचता हूं। रणविजय ने तेजी से कहा। तुम जो काम कर रहे हो बस उसी को कंटिन्यू करो। अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, ईशानी ने जैसा फैसला लेते हुए कहा। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वह रणविजय से अच्छा खासा नाराज हो चुकी है। अरे यार स्कॉलर, प्लीज मान जाओ ना, कुछ तो अपने बेचारे पति पर रहम करो। देखो, सॉरी कह रहा हूं ना, प्रॉमिस भी कर रहा हूं कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। रणविजय ने ईशानी को मनाते हुए कहा। तुम और तुम्हारा प्रॉमिस दोनों एक जैसे हो। कब भूल जाओगे और प्रॉमिस कब टूट जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। ईशानी भी रणविजय को परेशान करने के पूरे मूड में थी। यार नहीं, ऐसा मत बोलो। पक्का वाला प्रॉमिस करता हूं। जब कुछ भी याद नहीं था तब भी तुम याद थी। जब कोई भी भरोसा नहीं था तभी तुम्हारे प्यार का भरोसा मेरे साथ था। तुम्हारे साथ जीने मरने की खाई हुई कसम, ये प्रॉमिस मुझे याद थी। रणविजय भावुक होते हुए बोला। शायद इस वक्त रणवीर उसके हवास पर काबिज था। दिल में छुपा हुआ दर्द ईशानी से बात करते वक्त शायद निकल रहा था। कितना कुछ उसके हाथों से बिखर गया था। रणविजय की बात सुनकर ईशानी एक पल के लिए चुप हो गई। रणविजय, उधर सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? ईशानी ने फिक्रमंद होते हुए पूछा। उसने उसकी बातों में छुपा हुआ दर्द महसूस कर लिया था। हाँ यार, बिल्कुल ठीक है, बस तुम मान जाओ, रणविजय ने अपनी नम होती हुई आवाज को संभालते हुए कहा। तुम्हारे आसपास कोई है क्या? ईशानी ने पूछते हुए जानना चाहा। यहां कोई नहीं तेरे मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम जल्दी से मॉल में आ जाओ। रणविजय धीरे से गुनगुनाया। रणविजय! रणविजय की इस हरकत पर ईशानी सुलग बैठी। रणविजय ने तुरंत खुद को संभाल लिया था। वह जानता था कि ईशानी उसके दिल के अंदर तक उतरकर उससे उसके जज्बात बाहर निकलवा लेगी, इसलिए वही ईशानी को शक करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। क्या रणविजय? बोल तो रहा हूं, बस चली आओ। अपने लिए ना सही, मेरे लिए आ जाओ। जरा देख लो मेरे कपड़े कितने कम हो गए हैं, बिल्कुल बदरंगों की तरह से। वही पुरानी शर्ट पहनकर मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। जरा सोचो, दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी? रणविजय बात को भटकाते हुए बिना मतलब का बोले जा रहा था। हां, आज सुबह जब कहाँ है तो तुम्हारे पास वार्डरोब भरे हुए थे और अभी तुम कपड़ों के मामले में भीखमांग और बदरंग हो गए। ईशानी ने कुछ नाराजगी से पूछा। क्या करूं यार, दरअसल अब जब मैं मीटिंग में आया तो मैंने न्यू लेटेस्ट ट्रेंड को देखा। तुम ठीक ही कह रही थी कि मेरे कपड़े अब आउट ऑफ फैशन हो रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा। इन कपड़ों पर कोई भी न्यू कमर दाना नहीं डालती। रणविजय मुंह बनाते हुए बोला। तुम्हें नए ब्रांड के कपड़े लड़कियों को रिझाने के लिए चाहिए? ईशानी ने मुंह बनाते हुए समझने वाले अंदाज में पूछा। हां यार, रणविजय बेखुदी में बोल गया। सुधर जाओ रणविजय, तुम्हारी खुद की बेटी तुम्हारे कंधों तक आ गई है। हां, और बेटा अपने बराबर, रणविजय के होठों से निकला। ईशानी से बात करते करते रणविजय होटल से बाहर निकलने से पहले एक पल के लिए पीछे मुड़ा था और उसने मीठी और रणवीर को एक साथ बातें करते हुए देख लिया था। रणविजय का पूरा ध्यान उन दोनों के चेहरे पर था, खासकर रणवीर के चेहरे पर। इस कारण वह ईशानी की बात का सही सही जवाब नहीं दे पा रहा था,
लेकिन अब ईशानी उधर से चिल्ला पड़ी थी, या तो तुम पहले अपना काम निपटा लो या फिर मुझसे बात ही कर लो। सुनो ना, सच में मुझे सब तुम्हारी जरूरत है, तुम बस चली आओ प्लीज। ईशानी कोई सवाल करती उसके पहले ही रणविजय ने कहा, तुम बस मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसाकर जीत जाना। उधर से भी ईशानी ही थी, जो कि रणविजय की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली थी। मैंने फोन में रिमाइंडर भी लगाया था, लगता है कि अलार्म बंद हो गया। वैसे अभी टाइम नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें 5 का वादा किया था और अभी 4:30 बज रहे हैं, मतलब कि आधे घंटे का समय अभी मेरे पास है। रणविजय ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा। अबे पीछे जानबूझकर रणवीर की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि पूरी तरह से ईशानी पर कंसंट्रेट था। हाँ, आधे घंटे का समय बचा है, वैसे भी मैंने तुम्हें याद दिलाने को फोन किया था। ईशानी ने भी एक नजर घड़ी पर डालते हुए कहा। वही तो, स्कॉलर और एक्स्ट्रा बिलियन बीबी होने का तो फायदा कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम याद दिलाने को ही तो हो, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। हां पता है मुझे, असिस्टेंट बनाकर रखा है ना तुमने मुझे, उधर से ईशानी ने चढ़ते हुए पूछा। अरे नहीं यार, मेरी इतनी औकात कहां। असिस्टेंट समझो, पीए समझो या फिर और मालकिन समझो, जो कुछ भी हो तो तुम ही हो। अब बेचारे से गलती हो ही जाती है, उस गलती की के लिए उसे नौकरी से तो नहीं निकाल दिया जाएगा, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाथ के इशारे से अपने असिस्टेंट को आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करने का इशारा किया और खुद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। शायद बातें करते हुए ही अब वह होटल से बाहर निकलकर जाने वाला था। मैं तो 1 सेकंड में तुम्हारी नौकरी से छुट्टी कर देती, लेकिन मजबूरी है, कर भी नहीं सकती, तुम परमानेंट एम्प्लॉय जो हो, ईशानी ने कुछ बताते हुए कहा। झंसीब, मैडम को इतना तो पता है कि बंदा उनकी नौकरी में परमानेंट एम्प्लॉय है, मतलब कि अपनी नौकरी पर कोई तलवार नहीं लटक रही, रणविजय अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। इस खुशी फहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा मिस्टर रणविजय। सिंह राणावत की आपकी नौकरी नहीं जा सकती। नौकरी जाने से ज्यादा तकलीफ ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी तो हो सकती है, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हमारी मैडम यह भी इरादा रखती है, रणविजय ने सर हिलाते हुए पूछा। सर प्लीज, रणबीर ने पीछे से आवाज लगाई। रणविजय झटके से पीछे मुड़ा। हां बोलो, रणविजय ने तुरंत कान के पास से फोन हटाते हुए कहा। सर, वह मुझे आपसे कुछ कहना था, रणवीर ने तेजी से कहा। रणविजय ने एक पूरी नजर रणवीर के ऊपर डाली, जाने कुछ अलग सा उसे एहसास हुआ, जैसे रणबीर कोई मुश्किल में है। बेचैनी उसके अंग अंग से झलक रही थी। ईशानी प्लीज 2 मिनट होल्ड करना, मैं तुमसे कुछ देर के बाद बात करता हूं। रणविजय ने ईशानी को बिना कुछ कहने का मौका दिए हुए ही फोन काट दिया और पूरी तरह से रणबीर की तरफ मुड़ गया। मेरा फोन काट दिया? रणविजय के फोन काटने पर ईशानी ने हैरान होकर फोन की तरफ देखा। क्या बात है मिस्टर राणावत, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? ईशानी ने फोन को घूरते हुए अपने मन में सोचा। यह लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब रणविजय ने अपने काम के लिए ईशानी का फोन काटा था, वरना वह अर्जेंट से अर्जेंट मीटिंग में भी ईशानी का फोन कभी भी ड्रॉप नहीं करता था। ऐसा क्या अर्जेंट काम हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद ईशानी ने अपने कंधे उचका दिए। घर आओ रणविजय, उसके बाद मैं तुम्हारी क्लास लगाती हूं। अभी तक तो तुम्हारे कपड़े बदरंग हुए थे ना, और आउट ऑफ फैशन हुए थे, अभी मैं तुम्हें आउट ऑफ फैशन कर देती हूं। बस तुम घर पर चले आओ, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वह अपने काम में लग गई। इधर रणविजय पूरी तरह से रणवीर की तरफ मुड़ा हुआ था और उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रणबीर जो बोलना चाहता था वह बोल नहीं पा रहा था। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? रणविजय ने रणवीर के कंधे पर फिर से हाथ रखते हुए पूछा। रणविजय के अपने कंधे पर हाथ रखते ही रणवीर ने अपनी आंख बंद कर ली। इस वक्त दोनों पार्किंग में खड़े थे। रणविजय रणवीर के बोलने का इंतजार कर रहा था। अचानक से रणविजय की नजर पार्किंग में लगे हुए और गाड़ी पर पड़ी, जो कि रणबीर के पीछे थी। उस गाड़ी के शीशे पर दूर से पड़ रही परछाई को देखते ही रणविजय काफी कुछ समझ गया था। कौन थी यह परछाई, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए
और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।